अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कमेंट्स पढ़ता हूं जिसमें आप लोग भी मुझे लिख रहे होते हैं लव यू सो मच। तो बहुत खुशी होती है आपका प्यार देख के, आपकी दुआएं देख के कि एक फैमिली की तरह हम लोग बन चुके हैं, जो जब भी एक दूसरे से मिलते हैं ना सिर्फ एक दूसरे को ढेर सारी दुआएं देते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ प्यार भी बांटते हैं। इसी तरह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को खुश करने की कोशिश कीजिए। वो जो ऊपर बैठा है वो खुद ब खुद आपसे राज़ी हो जाएगा। दिलों में खुदा बसता है, इसलिए कभी भी दिलों को मत दुखाइएगा। ज़रूरी नहीं कोई मुंह पे आपको बद्दुआ दे, हो सकता है उसने एक ठंडी सांस खींच के ऊपर की तरफ देखा और ऊपर वाले को देख के सिर्फ ठंडी सांस, ठंडी आह ही निकाली, तो वो आह जब अर्श पे जाती है तो फिर इंसान को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। वो अर्श वाला उसको फर्श के नीचे गाड़ देता है। तो इसलिए खुशियां बांटे, मैं बार बार कहता हूं, किसी की आह मत लीजिए। अब्बास हैदर माल्टाउन से, बहुत ही मेरा प्यारा दोस्त भाई, उसकी कंपनी में जब भी बैठता हूँ बड़ा मज़ा आता है उनके साथ बैठ के गपशप करने का। उन्होंने ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, अब्बास हैदर ने मुझे सुनाई है, सच्ची कहानी है। उन्होंने कहा जो किरदार हैं, नाम हैं, यानी वो कहानी में फ़र्ज़ी हैं ताकि उस फैमिली के लिए कोई परेशानी का बायस ना बने। ये एक ऐसे दो भाइयों की कहानी है जिसमें एक बड़ा भाई हाजी मोहम्मद रमज़ान और छोटे भाई का नाम था हाजी अब्दुल सत्तार। एक भाई शादी के बाद मुल्तान शिफ्ट हो गया और दूसरा भाई पाकपतन शरीफ में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। हाजी नाम के साथ इसलिए लगा था, यकीनन सी बात है अल्लाह ताला ने उनको वो मौका फराहम किया था कि वो हज की अदायगी, फरीज़ा हज जब उन्होंने अदा किया तो उनके नाम के साथ हाजी भी लग गया। तो अब्दुल सत्तार की बीवी उसको हाजी साहब ही कह के बुलाती थी। बड़ा भाई हाजी मोहम्मद रमज़ान एक इबादत गुजार, एक नेक शख्स था। अमलियात, रूहानियत, वज़ाइफ, इससे बहुत ज़्यादा उसका लगाव था। वो एक आमिल तो नहीं था कि लोगों के बैठ के मसाइल हल करता, लेकिन बग़ैर किसी लालच, बग़ैर किसी पैसे के, जहाँ कहीं उसको कोई भी इस तरह का इशू, मसला नज़र आता तो वो खामोशी से उसको हल करने की कोशिश भी करता। लेकिन कोई अगर उसके घर भी आ जाता तो वो खाली हाथ ना लौटता। वो इल्म की रोशनी में, उन वज़ाइफ की रोशनी में उसकी मदद करता और फ़ी सबीलिल्लाह करता। जो छोटा भाई था हाजी अब्दुल सत्तार, उसको काम काज के सिलसिले में, रोज़ी के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाना पड़ा। और जब वो उसका वीज़ा आया और वो दूसरे मुल्क रवाना होने लगा तो उसके 3 बेटे और उस वक्त एक बेटी की, उसी तकरीबन 2 महीने हुए थे, एक बेटी की पैदाइश भी हुई थी। उसने उस बेटी का नाम रखा कुलसूम। लेकिन हालात इस तरह के थे कि रोज़गार के सिलसिले में उसको एक बाहर मुल्क जाना पड़ा और वो वहीं पे चला गया। अपनी बीवी बच्चों के साथ मुस्तकिल राब्ते में तो रहा, लेकिन ये 1970 का दौर था, वहाँ पे टेलीफोन, मोबाइल और इस तरह के कनेक्शन नहीं होते थे कि आप फौरी तौर पे उनसे रब्ता कर सकें। ऑडियो कैसेट का एक सिलसिला होता था जो वो भेजते थे। बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोग आज जदीद दौर के नौजवान भी सुनते हैं मेरी कहानी को, उनको नहीं पता। ऑडियो कैसेट थी, वो टेप में लगा के वो बैठ के आप सुनते थे। बहुत खूबसूरत दौर था, मैंने देखा है। वो मेरे घर में तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने कुछ फैमिली को देखा था। 2 कैसेट्स आती थी, कैसेट्स की ए साइड होती थी, बी साइड होती थी। ये वाली कैसेट जी पूरी ख़ानदान के लिए, सबको बुला लें, सारे बैठ के चुप करके सुनते थे। और एक ही शख्स जो प्रदेश में होता था वो बोली जाता था और सब उसको सुन रहे होते थे। और दूसरी कैसेट पे शुरू में लिखा होता था ये कैसेट, वो अपनी बेगम का नाम लेके कहता है ये उसके लिए है, ये वही सुनेगी। तो सबको उठा दिया जाता था, लो जी ये तुम्हारी मियाँ बीवी कैसेट है, तुम बैठ के सुनो। और वो उसको बैठ के सुनती थी। खैर, वो अपने बच्चों से राब्ते में रहा। वहीं पे पाकपतन में हाजी अब्दुल सत्तार की फैमिली रिहाइश पजीर थी। उनको किसी तरह एक घर जो कसूर शहर के अंदर था, इतने पैसों में मिल रहा था कि उन्होंने कहा हम इसको खरीद लेते हैं।
जमा पूंजी है, कुछ उस जमा पूंजी कुछ उसने बाहर से भी कमाया था, जो पहले भी कुछ घर में था, कुछ जेवर थे, ये बेच बाच के हम वो घर क्यों ना खरीद लें। छोटा सा एक घर था। जब शौहर बाहर होता है तो बीवी हमेशा एक मर्द का किरदार अदा करती है, ना सिर्फ बच्चों को पालती है, जिम्मेदारी, लेन देन, ये सारे मामला उसने देखने होते हैं। सो इस तरह अल्लाह अल्लाह करके कसूर शहर के अंदर एक छोटा सा मकान जो था वो ख़रीद दिया गया। काफ़ी पुराना बना हुआ मकान था, इसलिए बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था। सो कुछ पैसे हाजी साहब ने भेजे और बाकी बीवी ने अपने ज्वेलरी बेच के और जो जमा पूंजी थी लगा के उस मकान को ख़रीदा, और ना सिर्फ ख़रीदा बल्कि 4 बच्चों के साथ उस कसूर के मकान में शिफ्ट भी हो गई। मकान क्या था? एक सहन था, 2 कमरे बने हुए थे, और जो बड़ा कमरा था वो इतना खुला था कि उसके दरवाजे से आप जैसे ही दाखिल होते तो एक बेडरूम टाइप बना हुआ था, कमरा टाइप बना हुआ था, और उसके बिल्कुल कोने पे एक छोटा सा दरवाज़ा था। उस दरवाजे को जब आप खोलते थे तो वो भी एक कमरा था जो उसी कमरे के साथ अटैच था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा सा कमरा था। स्टोर से थोड़ा सा बड़ा कह लीजिए कि मुश्किल से एक चारपाई उसके अंदर आ सकती थी, और इसी स्टोर वाले कमरे का दरवाज़ा भी इसी कमरे के अंदर से जाता था। यानी कि कमरे में आप दाखिल हुए और आगे जाके फिर दरवाज़ा आ गया, उस दरवाजे में आप दाखिल हुए तो सामने कमरा। वो स्टोर था, उन्होंने उसको खाली छोड़ा और जो सामान था बाकी घर के अंदर ट्रांसफ़र किया और रहना शुरू कर दिया। अब्दुस्तार को गए हुए तकरीबन 1.25 साल 1.5 साल होने वाला था, और उसको जब वहाँ से छुट्टी मिली तो बीवी सुन के बेइंतहा खुश हो गई कि आज वो अपने उस घर में आ रहा था। पहले वो एक किराए के घर में रहते थे पाकपतन शरीफ में, और पाकपतन शरीफ से कसूर में आज वो अपने घर में दाखिल होता। ये भी एक खुशी होती है इंसान को कि मेरा अपना ज़ाती घर है, छोटा है, पुराना है तो अपना। ये भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। सो जब वो पाकिस्तान पहुंचा और अपने कसूर के उस घर में दाखिल हुआ तो उसका कोई खुशी का ठिकाना नहीं था। कोई आम देखता तो कहता एक आम सा पुराना सा घर बना हुआ छोटा सा घर, इसमें ऐसी क्या खुशी है। लेकिन उन वालदैन को पता होता है जो ये सोचते हैं कि आज हमारी अपनी छत आ गई है, आज हमारा अपना घर आ गया है। आज उसकी कलसूम तकरीबन 1.5 साल की हो गई थी। जब उसको छोड़ के गया था वो 2 महीनों की थी। वो अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसके 3 बड़े बेटे और सबसे छोटी बेटी कलसूम। छोटे बच्चे, जो सबसे छोटा होता है वो वैसे भी माँ बाप को ज़्यादा ही प्यारा होता है। उसने अपनी बेटी कलसूम को गोद में लेके बहुत प्यार किया, अपने बच्चों को लेके बहुत उनके साथ गपशप की। वो बहुत खुश था अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि एक लंबा सफ़र बाहर गुजार के आया था, एक लंबा टाइम उसने बाहर गुजारा था। दिन कैसे गुजरा पता ही ना चला, यहाँ तक कि रात आ गई। मियाँ बीवी अपने कमरों में सो गए, बच्चे साथ वाले कमरे में सोए हुए थे। आज एक थका देने वाला दिन था, क्योंकि हाजी साहब ना सिर्फ बाहर से पाकिस्तान पहुंचे थे, ट्रैवलिंग की थी उन्होंने, क्योंकि ट्रैवलिंग भी एक थका देने वाला काम होता है। पहले एयरपोर्ट पे बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आपकी फ़्लाइट उतरती है, वो एक प्रोसीजर से आप गुजरते हैं, फिर घर पहुंचते हैं। कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, मुझे पता है, मैं तो बहुत थक जाता हूँ। सो गए। ये तकरीबन रात के अंदाजन कोई 2-3 बजे का टाइम होगा। हाई साहब की आंख खुल गई। वो हैरान हुए इस बात पे कि मुझे शदीद नींद आई हुई थी और मैं गहरी नींद सो गया था, तो अचानक मेरी आंख क्यों खुल गई। वो अभी आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश ही कर रहे थे। शायद वो सोच रहे थे छत तो अपनी है, घर तो अपना है, लेकिन काफ़ी टाइम बाहर गुजारा है तो उनके लिए एक नई जगह भी थी ये। लेकिन फिर दिमाग ये भी कह रहा था तो इतने थके होने के बावजूद आंख क्यों खुली। शायद इसलिए कि नई जगह है। इन्हीं बातों को सोचते हुए उनकी निगाह सामने दरवाजे पे पड़ी तो वो हैरान रह गए। उनके कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था, और ना सिर्फ खुल रहा था बल्कि बाहर कोई मौजूद भी था जो उनको खोल रहा था। और जब दरवाज़ा पूरा खुल चुका तो उन्होंने देखा एक शख्स जो अंदर दाखिल हुआ तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ 3 लोग और भी थे। टोटल ये 4 लोग थे जो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुए थे।
इनका हुलिया बिल्कुल ऐसे था जैसे किसी मंदिर के पुजारी होते हैं। उसी तरह यहां पे ठीक वो लगाया हुआ था निशान, हाथों में उनके तस्बियां थीं, लंगोट उन्होंने बांधी हुई थी और ऊपर वाले जिस्म के इस हिस्से पे कुछ भी नहीं पहना हुआ था। हैरान हुआ, उसने मूवीज में सिर्फ ये देखा था कि ये तो हम जैसे नहीं हैं, ये तो किसी मंदिर के पुजारी लगते हैं, उनके हाथ में तस्बियां भी हैं, लंगोट पहने और तस्बियां हाथ में लिए ये अंदर क्यों आ रहे हैं। वो समझ गया ये कोई हिंदू हैं जो मेरे कमरे में दाखिल हुए हैं। अभी वो उनको देख ही रहा था कि वो चारों खामोशी से नंगे पांव दबे कदमों चलते हुए उसकी चारपाई को क्रॉस करते हुए उस छोटा सा जो आगे स्टोर टाइप कमरा था जो खाली पड़ा हुआ था उसमें दाखिल हुए और गायब हो गए। चारपाई पे लेटे लेटे उसने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। उसने कहा ये मैं क्या देख रहा हूं, मेरी आंख क्यों खुल गई, मैं थका हुआ हूं, लंबा सफर किया है, आज सारा दिन थक गया हूं, एकदम से मेरी आंख खुल गई, फिर ये मैं कैसे अजीबोगरीब ख्वाब देख रहा हूं, मुझे ख्वाब भी कैसे अजीबोगरीब आ रहे हैं कि दरवाज़ा खुल रहा है और चार पुजारी हैं, मंदिर के पुजारी जो अंदर दाखिल हुए हैं और गायब हो गए। उसने फिर से आंखें बंद की और वो सो गया। एक अजीब सा ख्वाब था जो उसने देखा था। सुबह उठा, उसने नाश्ता किया तो पुराने यार बेलियों को भी पता लग गया था कि हमारा दोस्त पाकिस्तान पहुंच गया। पहला दिन तो अपने दोस्तों से नहीं मिला था क्योंकि जिसने 1.5 साल बाहर प्रदेश में गुजारा होता है तो पहला दिन तो वो सिर्फ फैमिली के साथ ही गुजारता है, स्पेशली बच्चों के साथ। ऐसा ही हुआ, उठा, उसने नाश्ता किया, उसके दोस्त उसको मिलने के लिए आ गए, वो उनके साथ चला गया, उनके साथ बाहर बैठा रहा, गपशप करता रहा, कोई 1-2 घंटे उसने वहाँ पे गुजारे और उसके बाद फिर उसका दिल किया मैं अपने बच्चों के पास जाऊँ और अपने बच्चों से मिलूँ। दोस्तों के पास 2-3 घंटे गुजारने के बाद वो घर में दाखिल हुआ, बड़े बेटे से मिला, उससे छोटे बेटे से मिला, फिर उससे छोटे बेटे से मिला, फिर उसके बाद कलसूम जो उसकी सबसे छोटी बेटी जिसकी उम्र 1.5 साल थी उसकी मिलने की बारी आई तो उसने आवाज़ दी कलसूम कलसूम, और जब कलसूम आवाज़ देने पे भी नहीं आई तो वो उठ के उसको ढूंढना शुरू हो गया। साथ वाले कमरे में देखा कलसूम वहाँ पे भी नहीं थी। बीवी से पूछा कलसूम कहाँ है, उसने कहा यहीं घर में है। बड़े कमरे में आया, देखा तो कलसूम नहीं है, परेशान हो गया, कलसूम कहाँ चली गई। बाहर सहन में देखा, बाथरूम में देखा, उस छोटे से कमरे में जो स्टोर टाइप कमरा था वो तो वैसे ही खाली था, उसमें तो कोई सामान तक भी नहीं था, उसको भी खोल के देखा, कलसूम नहीं थी। उसने कहा कहीं बाहर गई है, बीवी से पूछा, उसने कहा नहीं बाहर नहीं गई, घर में ही है। उन्होंने कहा घर में तो नहीं है, बाहर ही गई होगी। हैरान हुआ इस बात पे, लेकिन फिर भी बेटी को तो ढूंढना था कि बेटी कहाँ गई। बाहर निकला, मोहल्ले वालों से पूछना शुरू कर दिया, सबसे पूछा, सबने कहा नहीं हमने तो उसको नहीं देखा। मोहल्ले वालों ने भी यही कहा वो घर में ही होगी, आप घर में देखें। न सिर्फ मियाँ बीवी दोनों परेशान हो गए बल्कि दिल भी धड़कना तेजी से शुरू हो गया था। कलसूम नहीं मिल रही थी, पूरे घर को छान मारने के बाद भी कलसूम नहीं मिली। तो अब शाम ढलना शुरू हो गई थी, वो सर पकड़ के मियाँ बीवी बैठ गए थे, या खुदाया ये क्या हो गया, कलसूम कहाँ चलेगी। बीवी दिलासा दे रही थी कहीं नहीं जाती, ऐसा कभी नहीं हुआ, आ जाएगी, परेशान ना हो, इधर उधर चली गई होगी, बच्ची है, समझदार है, आ जाएगी। लेकिन हाजी साहब का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, खौफ से धड़क रहा था। जब मगरिब की अजान हुई और अंधेरा फैल गया, मगरिब की अजान होती ही उस वक्त है जब फुल अंधेरा फैल जाता है, सूरज टोटली गरूब होता है, तो ही मगरिब की अजान होती है। जब मगरिब की अजान हो चुकी तो बीवी ने देखा वही जो छोटा सा कमरा जो पीछे स्टोर टाइप बना हुआ था जिसमें सामान भी नहीं था, आगे वाले जो दोनों कमरे थे उनमें तो सामान वगैरह पड़ा हुआ था, उनकी चारपाइयाँ थी, बाकी घर का सामान था, वो तो खाली कमरा था। उसने देखा वो दरवाज़ा खुला है और कलसूम उससे चलती हुई बाहर आ गई है। भाग के माँ उस तरफ गई और जाके बेटी को गले से लगा लिया। बाप भी पीछे भागता हुआ गया और बेटी को जाके पकड़ लिया और कहा, चूमना शुरू कर दिया, कहाँ था मेरी बेटी, कहाँ चली गई थी। मियाँ बीवी अपनी उस बेटी कलसूम को प्यार कर रहे थे और हैरान हो रहे थे कहाँ से आई है। उसने कहा वो सामने कमरे से मैंने इसको निकलते हुए देखा। उसने कहा कमरा तो हमने देख लिया था, वहां पे तो कोई नहीं था। अब भाई साहब परेशान हो रहे थे, क्या मैंने अच्छी तरीके कमरा नहीं देखा था। तो बीवी बीच में बोली, नहीं नहीं मैंने भी 2 दफ़ा देखा था। बच्चे भी बोल पड़े, हमने भी वहां पे देखा था, वहां पे तो नहीं थी। लेकिन अब आंखों ने देखा था कि उस कमरे से निकली थी जिस कमरे को 2-3 दफ़ा बच्चों ने भी देख लिया, शौहर ने भी देख लिया, माँ ने भी देख लिया।
वो कमरा खाली था, वहां पे कोई नहीं था। अभी वो उसी कमरे से निकली थी। रब का शुक्र अदा किया, खैर वो मिल तो गई थी कलसूम। वो खाना खाने के लिए बैठ गए। जब सारे बच्चे और दोनों मियाँ बीवी बैठे खाना खा रहे थे तो वहीं पे एक बात हाजी साहब ने नोट की जो उसकी बीवी ने उस वक्त नोट नहीं की। वो छोटी सी बेटी बैठी तो अपने बाप के साथ खाना खा रही थी, लेकिन अपने बाप को ऐसे अंदाज में देख रही थी जैसे कोई मैच्योर बड़ा इंसान किसी दूसरे इंसान को अजीब निगाहों से घूरता है। मासूम बच्चे कभी को इस मासूम बच्चा 1.5-2 साल का एक मासूम बच्चा ही होता है, वो एक मासूम 1.5 साल की बच्ची बाप को एक ऐसी नज़रों से देख रही थी जो वो उनकी नज़रों की ताब ना ला सका और अजीब सा हो गया। उसको लगा कि इस अंदाज में तो सिर्फ बड़े देखते हैं, ये किस अंदाज में मुझे देख रही है। वो एक बच्ची का अंदाज नहीं था और उन आंखों का देखना ऐसे था कि वो उन आंखों की ताब ना ला सका। यहां तक उसने आंखें अपनी साइड पे कर ली, फिर मुड़ के देखा तो वो अभी तक उसको देख रही थी। उसने अपनी बीवी को मुखातिब किया, नाम से पुकारा तो उसने कहा, जी कलसूम को क्या हुआ है? तो उसने भी कलसूम की तरफ देखा। उसने कहा, कुछ भी नहीं, आपको देख रही है। शायद बीवी ने, जो कलसूम की मां थी, उस आंखों की कशिश को वो नहीं देख सकी, लेकिन हाजी साहब उन आंखों को देख के डर गए थे। थी तो उनकी बेटी की आंखें, लेकिन वो देखना, घूरना ऐसे अंदाज का था कि वो समझ ना पाए कि मैं क्या लफ्ज दूं, इसको क्या कहूं, किस अंदाज में मेरी बेटी मुझे देख रही है। जैसे खाना खाने के बाद सारे अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए, हाजी साहब भी अपने बिस्तर पे लेट गए, आंखें बंद की और सो गए। वही तकरीबन जो पहली रात वो सोए थे, जो टाइम हुआ था, सेम वही टाइम था कि हाजी साहब की आंख खुल गई। और जैसे ही आंख खुली उन्होंने फौरन टाइम देखा तो फिर परेशान हो गए कि या खुदाया, ये क्या माजरा है, फिर मेरी आंख खुल गई, ये तो रात के 2-3 बज रहे हैं, इस वक्त मेरी आंख क्यों खुल गई? जैसे ही आंख खुली तो फिर वही मंजर था, आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खुल रहा था। आज उनका दिमाग जिस बात को सोच रहा था वो ये था, कल तो मैं ये सोच के सो गया था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, बट आज ये कोई ख्वाब नहीं है, मैं जाग चुका हूं, मैं नींद में नहीं हूं, मेरी आंखें जाग चुकी हैं, मैंने टाइम भी देख लिया है, लेकिन आज दरवाजा फिर से खुल रहा है। और आज जब दरवाजा खुला तो वो चारों शख्स जो ऊपर वाले हिस्से से नंगे थे, नीचे लंगोट बांधा हुआ था, हाथों में तस्बीहां, आज वो चारों अकेले नहीं थे, उनके साथ एक औरत भी थी। जब वो चारों दरवाजा खोल के दरवाजे से दाखिल हुए, अंदर जैसे ही दाखिल हुए तो हाजी साहब की निगाहों ने देखा कि उनके पीछे एक औरत भी चली आ रही है, जिसने जिस तरह राजस्थानी औरतें या चोलिस्तानी औरतें कपड़े पहनती हैं, घाघरी पहनती हैं और ऊपर चुनरी होती है, सर के ऊपर इस तरह उन्होंने दुपट्टा, वो जो होता है कढ़ाई वाला सा होता है, वो डाला होता है, मुंह को छुपाया होता है। तो उसी तरह उस औरत ने वो मुंह को छुपाया हुआ था और घाघरी नीचे पहनी हुई थी, राजस्थानी औरतों का जिस तरह ड्रेस होता है उस तरह का ड्रेस था। और उसने अपने हाथ में 2 छोटी बच्चियों को भी पकड़ा हुआ था, तकरीबन 1.5-2 साल उम्र की वो लड़कियां थीं, एक इस हाथ में एक दूसरे हाथ में। उन्होंने बच्ची, उस औरत ने जिसका सर ढका हुआ था, 2 लड़कियों का इस तरह हाथ पकड़े हुए वो भी उनके पीछे पीछे दाखिल हुई और वो चारों आगे चलते हुए उसी दरवाजे में दाखिल हुए जो स्टोर का था, और वो औरत उन बच्चियों के साथ भी उसी स्टोर में दाखिल हुई। स्टोर की लाइट ऑफ थी और जैसे ही वो अंधारे में गए, अंधेरे में जाते यकीनन सी बात है उसकी आंखों से ओझल हो गए। अब वो उसी बिस्तर पे लेटे लेटे सोच रहा है, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये वही कमरा है जहां से आज मेरी बेटी कलसूम निकली थी। कल भी मैंने इन चारों को, जो अभी पुजारी के रूप में अंदर गए हैं, देखा तो था, लेकिन मेरे दिमाग ने ये सोचा मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, लेकिन आज तो ख्वाब नहीं है, आज तो हकीकत है, मैं जाग रहा हूं। आज तो वो 4 भी हैं, उनके साथ एक औरत भी है, 2 बच्चियां भी हैं और उसी कमरे में गए, मुझे क्या करना चाहिए? वो अपने बिस्तर से उठा
आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसी कमरे की तरफ गया जिसका दरवाज़ा अभी खुला हुआ था। वो जो आए थे उन्होंने उस कमरे का दरवाज़ा भी खोला था और उसके अंदर दाखिल हुए थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। 4 मर्द, 1 औरत, 2 बच्चियां इस कमरे में दाखिल हो चुके थे और अब वो भी उसी कमरे का दरवाज़ा जिसका खुला हुआ था अंदर दाखिल होने के लिए एक कदम रख रहा था, लेकिन उसकी दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वो डरपोक नहीं था, लेकिन फिर भी उसका जिस्म, उसका वजूद, उसका दिल कांप रहा था। धड़कते दिल के साथ जब वो अंदर दाखिल हुआ और उसने उस कमरे की लाइट ऑन की, सामने कमरे में कोई भी नहीं था। ये कैसे हो सकता है जिन 6 लोगों को, 7 लोगों को मैंने अभी अंदर कमरे में जाते हुए देखा है, वो कहां गए? लाइट जलाने पे पता लगा वो कोई भी कमरे में नहीं है। कमरे में कोई और दरवाजा, खिड़की, सुराख कुछ भी नहीं था, लेकिन उस पुराने बने हुए घर के उसी स्टोर नुमा कमरे में उसने जाते हुए तो देखा था, आगे वो गायब हो चुके थे। वो रात उसने जागते हुए गुजार दी। सुबह जब अजानें हुई उस वक्त उसकी आंख लग गई। जब उसने बीवी ने उसको जगाया नाश्ते के लिए, तो उसने अपनी बीवी से कहा, मुझे कुछ देर सोने दो। बीवी ने कहा, खैरियत है? उसने कहा, हाँ मुझे कुछ देर सोने दो। तो बीवी ने उसको कुछ देर सोने दिया, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो रात सारी जागता रहा है, उसकी आंखों ने क्या मंजर देखा है। जब वो खुद से सो के उठा, बीवी ने उसको नाश्ता वगैरह दिया, तो उसने बीवी से बगैर कोई बात किए कि वो कहीं डर ना जाए, क्योंकि ये उसका अपना घर था। एक छोटा सा ज़रूर था, पुराना बना हुआ ज़रूर था, लेकिन अपना घर था। वो नहीं चाहता था उसकी बीवी और बच्चे खौफजदा हो जाएं, डर जाएं। वो चाहता था मैं पहले खुद इस घर की तहकीक करूं, तफ्तीश करूं कि क्या है यहाँ पे माजरा। जब रात हुई, उसकी बीवी भी बैठी हुई थी और सोने की तैयारी कर रही थी, तो उसने कहा, एक काम कर सकती हो मेरे लिए? उसने कहा, बोलिए हाय साहब, क्या काम करना है? हाय साहब ने कहा, मेरी चारपाई तुमने आज इस स्टोर में लगानी है। बीवी एकदम से चौंक गई, ये आप क्या कह रहे हैं? आप स्टोर में क्यों सोएंगे? हाय साहब ने कहा, कुछ है ऐसा जो मेरी आंखों ने देखा है, मैं पहले खुद देखना चाह रहा हूं, क्या माजरा है, मैं धोखा खा रहा हूं या वाकई कोई मसला है? कुछ तो है जिसको मेरी आंखें देख रही हैं। पहले मुझे एक दफ़ा जांच लेने दो, मैं जांच पड़ताल कर लूं, फिर तुम्हें बताऊंगा माजरा क्या है। तुम मेरी आज चारपाई यहीं पे डालो। बीवी ने जैसे कैसे वहां पे उनकी चारपाई बिछा दी, बिस्तर लगा दिया और वो अंदर सोने के लिए भी चले गए। जब बीवी को इतना भी बता चुके थे, तो कैसे हो सकता था कि बीवी सुकून से सो जाती है, उनको नींद आ जाती। बीवी भी बाहर जाग रही थी और वो भी अंदर लेटे हुए थे। ऐसा नहीं है कि वो बहुत डरपोक थे या बहुत ही ज्यादा बहादुर थे। असल में वो एक बाप भी थे, एक शौहर भी थे और एक घर के मालिक भी थे, जो जमा पूंजी लगा के इस घर को खरीद चुके थे। लेकिन अब ऐसा माजरा, एक ऐसा वाकया आंखों के सामने हो गया था कि वो खुद परेशान थे कि इसको हल करूं, वरना तो मेरी जमा पूंजी डूब जाएगी कि ये क्या माजरा है। लेटे रहे, आंखों को झटके भी लग रहे थे, नींद आने के आसार भी थे, लेकिन फिर भी दिल कह रहा था उन्होंने आना है। खौफ इंसान को कहां सोने देता है। इंसान जितना भी शदीद थका हुआ हो, खौफ उसको सोने नहीं देता। बाहर का दरवाज़ा खुला और आज वो चारों फिर से बड़े कमरे से अंदर दाखिल हुए। रास्ते में जो बीवी आज वो भी जाग रही थी, लेटी हुई थी, उसकी आंखें कुछ भी ना देख सकीं और वो चारों चलते हुए उसी छोटे स्टोर वाले कमरे में दाखिल हुए और इस अंदाज में दाखिल हुए कि चारों ने एक ऐसी पोजीशन ले ली कि उस चारपाई पे लेटा हुआ हाजी साहब भी परेशान हो गया। उस चारपाई की जो चारों टांगें थीं, वो चारों टांगों के पास जाके खड़े हो गए, लेफ्ट राइट। उसके सर के पास जो दोनों उसकी पाए थे चारपाई के, एक इधर खड़ा हो गया, एक इधर खड़ा हो गया
और दो सामने पाँव वाली साइड पे जो टांगे थी चारपाई की वहाँ पे खड़े हो गए। वो चारों कोनों पे उसके खड़े हुए थे। वो अपने लेफ्ट राइट और बिल्कुल सामने देख रहा था, लेटा हुआ ही था। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी खौफ के आलम में उनको देख सके। वो जैसे ही चारों आए, बजाय सामने खड़े होने के चारपाई की अंदाज में पोजीशन ले ली जैसे अभी वो हाथ बढ़ाएंगे और चारपाई को कोनों से उठा लेंगे। वो इस इंतजार में था कि ये क्या कहते हैं। तो उनमें से एक बोला, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई हमारे इस कमरे में आके सोने की? तुम नहीं जानते कि यह कमरा हमारा है? क्या तुम देख नहीं चुके कि हम इस कमरे में रोज आते हैं? उसके बावजूद तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने इधर कमरे में आके चारपाई डाल ली। तुम होते कौन हो यहां पे चारपाई डालने वाले? हाजी ने हिम्मत करते हुए कहा, ये मेरा घर है, ये मैंने खरीदा है, मैं इस घर का मालिक हूं। तो जब मैं इस घर का मालिक हूं तो ये कमरा भी मेरा है, तो मैं अपने कमरे में सोया हूं। मैंने क्या गुनाह किया है? मैंने कौन सी गलती की है? तो वो जो पहले मुखातिब हुआ था उन चारों में से दोबारा से मुखातिब हुआ, एक बात कान खोल के सुन लो, आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ही हमारी नस्ल दर नस्ल इस घर के साथ वाबस्तगी है, क्योंकि ये हमारा घर है, यहाँ पे हमारी रिहाइश है। हम तुम्हें इसलिए नज़र आए हैं कि तुम हमें देख सको, तुम्हें अंदाज़ा हो जाए कि असल घर के मकीन हम हैं, मालिक हम हैं, ये हमारा घर है और ये जो कमरा है शुरू से ही हमारी इसी कमरे में रिहाइश है। तुम्हें पता नहीं था, इसलिए पहली दफ़ा तो तुम्हें हम गलती की माफ़ी दे रहे हैं और फौरी तौर पे तुम्हें हुक्म देते हैं कि अभी इसी लम्हे अपने बीवी बच्चों को लेके यहां से निकल जाओ, दफा हो जाओ, हमारे इस घर को छोड़ दो। और हां, तुम्हारी बेटी कुलसूम, जो दो तुमने लड़कियां देखी थीं उस औरत के साथ, वो हमारी बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं। तुम्हारी कुलसूम उनके साथ खेलना कूदना शुरू हो गई है, दोस्ती हो गई है, उनसे वाबस्ता हो गई है। और तुम अच्छी तरीके जान गए हो हम कौन हैं, सिर्फ तुम्हें नज़र आ रहे हैं, औरों को नज़र नहीं आते। हम जिन्नात हैं। इसलिए पहली और आखिरी दफ़ा तुम्हारी गलती को माफ़ करते हुए तुम्हें हुक्म देते हैं, यहां से अभी तौर पे निकल जाओ। ये जो भी बातें अंदर हो रही थी, जो कुछ भी हो रहा था, बीवी बाहर लेटी जाग तो रही थी, कुछ भी सुन नहीं पा रही थी, सिवाय इसके कि उसने अपने शौहर की आवाज़ सुनी थी कि वो किसी से बोल रहा था कि इस घर का मैं मालिक हूँ। वो जो भी बातें कर रहा था उसका शौहर, बीवी अपने शौहर की बातें तो सुन रही थी, लेकिन और कोई बोल रहा था, ये उसके कान नहीं सुन पा रहे थे। शौहर तेज़ी से बाहर आया और बेगम से कहा, फौरी तौर पर बच्चों को उठाओ और निकलो इस घर से। वो पहले ही लेटी हुई थी, परेशान थी, अजीब सी कैफियत थी कि शौहर को क्या हुआ है, कुछ जनूनी हो गया है, शौहर पे कोई साया हो गया है, किस कंडीशन में चला गया है कि अकेला किसी से बातें कर रहा है। पहले फरमाइश की अंदर लेटने की, अब किसी से अकेला बोल भी रहा है और आते ही कह रहा है कि जल्दी से बच्चों को उठाओ, निकले यहाँ से रात के इस पहर। उसने कहा, हाजी साहब आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, रात के इस पहर हम कहाँ जाएं और क्या हुआ है, आप किससे बात कर रहे थे? हाजी साहब ने कहा, मैं इस वक्त तुम्हें समझा नहीं सकता, बस इतना है, अगर जान बचानी है और बच्चों की जान अजीज़ है तो हमें यहाँ पे निकलना होगा, वरना हम सबकी जान भी जा सकती है। हमारी कुलसूम जो गायब हो गई थी वो ऐसे गायब नहीं हुई थी, मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा, फौरी तौर पे अभी उठो यहाँ से। बीवी बेचारी मासूम सी कुछ भी समझ ना पाई, लेकिन शौहर का हुक्म, शौहर की घबराहट, शौहर की परेशानी देख के फ़ौरन तैयार हो गई कि जल्दी से मैं सामान बांधूँ और जो कुछ ज़रूरियात है ज़िंदगी का, सारा सामान नहीं कि बच्चों को लेके जो भी निकलना है कसूर से, वो सामान उसने उठाया और इंतज़ार किया कि जैसे ही अभी अजानें होती हैं हम यहाँ से निकल जाते हैं। वो कमरे को छोड़ के बच्चों को उठा के बाहर सहन में इंतज़ार करने लगे कि अजान हो और हम यहाँ से निकल जाएं। और जैसे ही अजान हुई वो अपने घर से बाहर निकले और रवाना हो गए। जब वो पाक पतन शरीफ पहुँचे तो बीवी ने रास्ते में भी कोई बात नहीं की, बच्चे साथ थे। जब वहाँ पे पहुँच गए, उनकी एक फैमिली थी, उनके पास गए तो बीवी ने जब मौका मिला तो उनको अलग करके पूछा, अब तो बताइए क्या माजरा है।
शौहर ने पूरी बात उनको बताई कि इस तरह वाक़या है, वहाँ पे जिन्नात रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने मुझे कहा था उस घर से निकल जाओ, और अगर हम ना निकलते तो शायद हमारे बच्चों की भी जान जा सकती थी, हमारी भी जान जा सकती थी, इसलिए हम फौरी तौर पे वहाँ से निकल आए हैं। बीवी चुप सी कर गई, क्योंकि बीवी ने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जिन्नात थे तो बीवी को भी नज़र आते, क्योंकि शौहर बता रहा था वहीं से गुजर के आए हैं, वहीं से ही तो उस जहाँ पे तुम लेटी हुई थी वहीं पे ही तो गुजर के आए थे, और वो कह रही थी मैं भी जाग रही थी, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तो शौहर ने बताया, वो कह रहे थे कि हम सिर्फ तुम्हें नज़र आ रहे हैं। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि वहीं पर ही हाजी साहब की निगाह पड़ी तो कुलसूम सामने 2 लड़कियों के साथ बैठी खेल रही थी। उसने अपनी बीवी को उसी वक्त कहा, वो अभी दोनों मियाँ बीवी बैठे बातें ही कर रहे थे, उसने कहा कुलसूम किसके साथ खेल रही है? बीवी ने सिर्फ जैसे ही कुलसूम की तरफ उसने देखा, उसने कहा हाजी साहब क्या कह रहे हैं, कुलसूम तो अकेली खेल रही है। उसने कहा नहीं, उसके साथ 2 लड़कियां भी खेल रही हैं। तो फौरी तौर पे वो हैरान हुई, और फिर एक दफ़ा कुलसूम को देखा माँ ने, और फिर अपने शौहर की तरफ देखा और कहा नहीं हाजी साहब, वहाँ पे कोई भी नहीं है, कुलसूम अकेली खेल रही है। हाजी साहब ने कहा फौरी तौर पे उठो और कुलसूम को उठा लो वहाँ से, वो उनके साथ मत खेले। माँ थी, डरी हुई थी, कहानी सुन चुकी थी, समझ कुछ नहीं आ रहा था क्या करे, जल्दी से भागी और जाके उसने कुलसूम को वहाँ से उठा लिया। वहीं पे हाजी साहब ने देखा वो जो 2 लड़कियाँ बैठी खेल रही थीं, हाजी साहब को अजीब अंदाज में घूरती रहीं, उसके बाद वहाँ से चली गई। माँ थी, अपनी बच्ची कुलसूम को सीने से लगाया हुआ था, एकदम से घर छोड़ के आए थे। अभी अभी शौहर ने कहा था कुलसूम किसी के साथ बैठी खेल रही है। वो 1.5 साल की बच्ची किसी के साथ नहीं खेल रही थी, खुद से बैठी खेल रही थी। शौहर कह रहा था नहीं किसी के साथ खेल रही है। वहीं पे ही जो सीने से चिपकी हुई थी, माँ ने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रखा हुआ था, उसको ऐसे गले लगाया हुआ था। वहीं पे ही हाजी साहब की आवाज़ आई दिन की रोशनी में, ये चारों अब यहां भी आ गए। बीवी की आवाज़ आई, कौन चारों? वही चारों जो मुझे उस कमरे में रात को नजर आए थे, अब वो यहां से भी गुजरे हैं। या खुदाया, ये क्या हो रहा है? ये मेरे पीछे यहां तक आ गए हैं। मैंने अब उन्हीं चारों को दिन की रोशनी में यहां से गुजरते हुए देखा है। और उसी लम्हे जो सीने से चिपकी हुई 1.5 साल की कुलसूम थी, उसने गर्दन घुमाई और अपने बाप को देखना शुरू कर दिया, जिस तरह उस रात को खाना खाते हुए बाप को घूर रही थी। अभी भी उसी अंदाज में उसने बाप को घूरना शुरू कर दिया। हाजी साहब ने जैसे ही बेटी की तरफ देखा तो उन आंखों के अंदर वही कशिश थी, वही आंखों में एक ऐसा करंट था, उन आंखों में ऐसी शुआएं थी, देखने का अंदाज ऐसा था कि हाजी साहब फिर उन आंखों की ताब नहीं ला पा रहे थे, उन मासूम आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन यह पहला मौका था कि वहीं पे मां ने भी महसूस कर लिया, जो अभी मेरे सीने से लगी हुई थी और मैं उसके सर पे हाथ रखा हुआ था, बेटी को मैंने गले लगाया हुआ था, उसने इस अंदाज में ना सिर्फ गर्दन को मोड़ा बल्कि अपने बाप को इस अंदाज में घूरना शुरू कर दिया कि पहली दफ़ा माँ को भी उन आँखों के अंदर कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जिस्म ने झुरझुरी ली कि हाँ कुछ तो है। बेटी जो 1.5 साल की है, इस अंदाज में उसका घूमना और इस अंदाज का देखना, ये मेरी कुलसूम की मासूम निगाहें नहीं हैं, ये कोई और निगाहें हैं। उसी लम्हे वो समझ गई कि शौहर पागल नहीं हुआ, शौहर पे साया नहीं हुआ, बल्कि मामला कुछ और है। माँ भी थी, बीवी भी थी, फौरी तौर पे परेशान तो पहले भी थी, और ज़्यादा फौरी तौर पे डर गई कि मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि बेटी वाकई जो बाप को देख रही है, ये बेटी नहीं है। उसने फौरी तौर पे अपने शौहर से कहा, हाजी साहब मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रहा, आप अपने भाई को कॉल कीजिए मुल्तान, उनसे फौरी तौर पे रब्ता कीजिए। जो बड़े भाई थे हाजी मोहम्मद रमज़ान, मैंने जिस तरह पहले बताया शुरू में, वो अल्लाह वाले थे, नेक थे, रूहानियत का भी काम करते थे। कोई एक वो तो नहीं था बाकायदा तौर पे एक आस्थाना बना के लोगों की मदद फ़ी सबीलिल्लाह करते रहते थे। और जैसे ही उनके दिमाग में आया, हाँ तुमने ठीक कहा, मुझे हाजी मोहम्मद रमज़ान बड़े भाई से रब्ता करना चाहिए,
आजकल तो रब्ता करना बहुत आसान है, इसलिए फौरी तौर पे हमारे दिमाग में आ जाता है यार फ़ोन क्यों नहीं कर लिया। वो पीटीसीएल दौर था, वहाँ पे फ़ोन होते थे, यूँ डायल घुमाता पड़ता था और हर घर में कॉल नहीं जाती थी, क्योंकि हर घर में टेलीफोन नहीं होता था। आज तो बच्चे बच्चे के बाद मोबाइल फ़ोन है ना, उस वक्त मोबाइल फ़ोन नहीं था। 1970 की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, तो उस वक्त सिर्फ टेलीफोन ही होते थे। तो किसी से राब्ता करना या तो बेस्ट तरीका होता था ख़त के ज़रिए, लेटर लिख के रब्ता किया जाता था। मेल, ये मेलिंग, ये सारा कुछ आज क्या है, मोबाइल मेल, ख़त लिखा जाता था। या फिर किसी के घर में अगर फ़ोन होता था तो कॉल करके कहा जाता था आप हमारी बात तो करा दीजिए। तो वो कहते थे आप आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, 5 मिनट बाद दोबारा कॉल कर लीजिएगा, हम उनको बुला लेते हैं। और जब फ़ोन, मतलब आप इसी तरह हाजी साहब ने भी कॉल की और उनको कहा बड़े भाई से बात करा दीजिए, तो उन्होंने कहा जी आप दोबारा इतनी देर तक कर लीजिए, हम उनको बुलाते हैं। इसी तरह वो गए, उनको कहा कि आपके लिए कॉल आई है, आप आ जाइए। वो पहुंच गए और जिस बंदे की कॉल आई होती तो वो टेलीफोन के पास बैठ जाता था। लेकिन अटेंड घर का फ़र्द कह लें, या दुकान का मालिक अगर दुकान पे है तो अटेंड वही करता था। और ऐसा ही हुआ, थोड़ी देर के बाद दोबारा रिंग हुई, उसी जगह के मालिक ने कॉल अटेंड की। उन्होंने कहा हेलो, उन्होंने कहा जी बात आगे हैं वो, उन्होंने कहा हाँ जी आगे हैं, ये बात कीजिए। फ़ोन मोहम्मद रमज़ान की तरफ बढ़ा दिया गया। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा भाई मैं परेशान हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ है। जब उन्होंने थोड़ा सा माजरा सुनाया तो फौरी तौर पे ना सिर्फ समझ गए, तो हाजी मोहम्मद रमज़ान ने कहा जितनी जल्दी हो सकता है बच्चों को लेके मेरे पास मुल्तान आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है जी मैं आता हूँ। फौरी तौर पे बच्चों को लेके पाकपतन शरीफ से वो मुल्तान पहुँच गए। घर के अंदर जैसे ही दाखिल हुए, जिस तरह बुजुर्ग मिलते हैं एक दूसरे के साथ, भाई भाई के साथ गले लगा, भाभियाँ एक दूसरे के साथ मिली, और मोहम्मद रमज़ान साहब की जैसे ही निगाह कुलसूम पे पड़ी तो एकदम से ना सिर्फ चौंक गए और कहा ये दो बच्चियां साथ कौन हैं। जो माँ पहले ही परेशान थी, सिर्फ आंखों की कशिश, आंखों का वो जाविया देखने का डरी थी, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं देख सकी थी। उसका शौहर सब कुछ देख चुका था। अब और भी हैरान हो गई कि ये मंजर हाजी साहब के बड़े भाई ने भी आते ही देख लिया था कि बोल पड़े थे कुलसूम के साथ ये दो बच्चियां और कौन हैं। मतलब उनको भी कोई और दो बच्चियां नजर आ रही थीं। और माँ ने जब इस तरह देखा अपनी बेटी की तरफ कि बेटी तो अकेली खड़ी है, साथ कोई नहीं है, लेकिन रमज़ान साहब कह रहे थे कि साथ कौन है, तो भाई को मुखातिब करके कहते हैं कि किन बलाओं को तुम साथ ले आए हो। अच्छा किया तुम फौरी तौर पे मेरे घर आ गए हो, तुम बलाओं को साथ ला के आए हो। ये जो दो बच्चियां साथ हैं ये बच्चियां नहीं हैं, ये बहुत ख़तरनाक बलाएं हैं जो कुलसूम के साथ आ गई हैं। फौरी तौर पे सब काम छोड़ो और मुझे माजरा बताओ। और हाजी अब्दुल सत्तार ने बैठ के शुरू से लेकर एंड तक सारी कहानी सुना दी और उनका वो पैगाम भी बताया कि उन्होंने कहा था घर से निकलो और ये जाने दे रहे हैं हम कुलसूम को, वरना ये हमारे बच्चों के साथ खेल रही है, हम इसको नहीं जाने देंगे। अब ये हमारी हुई क्योंकि हमारे बच्चों के साथ खेलती है। और उन्होंने कह तो दिया था कि अब हमारी है, मौका भी दे दिया था यहां से चले जाओ, लेकिन ये क्या, वो अभी भी साथ फिर रही थी, वो दोनों जिनात की बच्चियां। फौरी तौर पे बड़े भाई हाजी मोहम्मद रमज़ान ने अपनी बीवी से कहा मैं 4 बकरे की सिरियाँ मंगवा रहा हूँ, काले बकरे की। फौरी तौर पे मगरिब होने से पहले पहले, यानी अंधेरा होने से पहले पहले मुझे ये चारों सिरियाँ पका के दो और इनका काफ़ी ज़्यादा शोरबा भी बनाओ। काले स्याह बकरे की 4 सिरियाँ मंगवाई गई और बेगम उनको पकाने में लग गई। जिस घर में वो अभी दाखिल हुए थे, मिलने का सिलसिला, बैठे आओ भगत ये वो सब साइड पे हो गया था। फिलहाल टेंशन बन गई थी, वो जो दो बलाएं भी साथ आई हैं इनको टालना है। क्योंकि मासूम कुलसूम 1.5 साल की बहुत ही मासूम सी बच्ची थी, उसकी तो उम्र ही कोई नहीं थी। बीवी जानती थी कि शौहर क्या कह रहे हैं, फौरी तौर पे इस कोशिश में लग गई कि जितनी जल्दी हो सके कोई रुकावट ना आए। क्योंकि जब इस तरह के मामलात होते हैं, और क्योंकि मेरे साथ भी ये होता है, मैं एक मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर मैं कहता हूँ ना मुझे ये मगरिब से पहले पहले करके देना है, तो उसमें हज़ारों रुकावटें आएंगी ताकि ये मगरिब से पहले ना हो। और कौन रुकावटें पैदा करता है, वही जिन्नात
तो वो बीवी भी जानती थी। इन्होंने कहा है अंधेरा फैलने से पहले पहले मुझे चाहिए, तो 100 रुकावटें आएंगी। तो वो इसलिए वो भी विर्द करती जा रही थी, जहाँ रुकावट आती विर्द करती। रुकावट कैसी? नमक नहीं मिल रहा, मिर्चों का डब्बा नहीं मिल रहा, घी नहीं मिल रहा, घी का डब्बा नहीं खुल रहा, आग नहीं लग रही, आग फिर बुझ गई है। इस तरह के मसाइल आते हैं। तो उसका हल क्या होता है? आप विर्द करते रहें, पढ़ते रहें। तो वो औरत भी पढ़ती रही, विर्द करती रही। जो जो रुकावटें आ रही उनको दूर करती गई, यहाँ तक कि वो चारों सिरियां बकरे की पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ गईं और वो मुसलसल उस विर्द को करते हुए कामयाब हो गई कि उन्होंने देखा वो चारों सिरियां पक चुकी हैं और अभी काफ़ी टाइम है अंधेरा होने में। उन्होंने अपने शौहर से कहा, काफ़ी उन्होंने कोशिश की है कि मैं ना पका सकूं, लेकिन मैंने पका ली हैं, सिरियां आपकी तैयार हैं। इंतज़ार होने लगा मगरिब का, और जैसे ही मगरिब की अजान हुई नमाज़ पढ़ी गई। नमाज़ पढ़ने का बाद एक बड़ा सा थाल मंगवाया गया। उस थाल के अंदर वो पूरी देचकी जिसमें 4 सिरियां और काफ़ी ज़्यादा शोरबा था, एक बहुत बड़ा देचका था जिसमें बनाया गया था, उसको उस थाल के अंदर डाल दिया गया। अब उस थाल में तकरीबन एक इतनी सिरी होती है, इतनी बड़ी एक बकरे की, इतनी इतनी साइज़ की 4 सिरियां और बहुत ज़्यादा शोरबा पक के उस थाल में रखा हुआ था। बाकी बच्चों को उन्होंने साथ वाले जो हमसायों के बच्चे थे उनके घर भेज दिया। अब इस घर में हाजी साहब, उनकी बीवी और कुलसूम थी, और दूसरी तरफ उनका बड़ा भाई और उनकी बीवी मौजूद थी। बाकी सारे बच्चे साथ वालों के घर में थे। नमाज सब ने पढ़ी थी, सारे बावजू थे। रमज़ान साहब ने सतार को और उसकी बीवी को कहा, यहाँ सामने बैठ जाओ। थाल के बिल्कुल सामने वो बैठ गए और रमज़ान साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया। आंखें बंद किए वो पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए। अभी पढ़ते पढ़ते कोई तकरीबन 15 से 20 मिनट ही हुए होंगे कि उन्होंने देखा कि उनकी बेटी वो कुलसूम जो साइड पे खेल रही थी, 1.5 साल की बच्ची मासूम खेल रही थी, एकदम से इस तरह अलर्ट हुई जैसे उसका सारा फोकस वो पढ़ने वाला शख्स हो गया। पहले उसकी तवज्जो खेल कूद में थी, वो अपने खेल कूद में लगी हुई थी, लेकिन अब वो अलर्ट हो गई कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। उसकी आंखों में जो एक कशिश सी पैदा होती थी, अभी वो उस आंखों में कशिश पैदा हो गई थी, और उन्हीं निगाहों से माँ बाप और चाचा को बैठी देख रही थी। और उन्हीं माँ बाप ने देखा कि उनकी 1.5 साल की वो कुलसूम जो अभी खेल रही थी ऐसी अलर्ट हुई कि फौरन उस थाल के पास, उस बड़े से बर्तन के पास पहुंच गई जिसमें 4 सिरियां रखी हुई थी। ज़मीन पे वो बड़ा सा जो बर्तन रखा हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा शोरबा और 4 सिरियां थीं। इस अंदाज में उसके करीब आई कि उसने मासूम सी उस बच्ची ने पहली सिरी को उठाया और देखते ही देखते वो सिरी को हड्डियों समेत खा गई। वो चबा रही थी और वो हैरान हो रहे थे, इतना सा मासूम पेट, और वो पूरी सिरी को आहिस्ता आहिस्ता खा गया। और उन्हीं आंखों ने देखा दूसरी सिरी भी उसने उठाई और उसी तरह सारी की सारी सिरी खा गई, तीसरी भी खा गई, यहां तक कि चौथी सिरी भी वो मासूम सी बच्ची खा गई। माँ बाप यकीनन समझ चुके थे ये मासूम तो खा ही नहीं सकती, कोई और है जो इसके अंदर है, इसके जिस्म के अंदर वो खा रहा है, और इस अंदाज में खा रहा है जिस तरह इंसान नहीं खा सकता। बड़ा भी खाएगा तो हड्डियां तो छोड़ देगा, वो हड्डियां भी चबा रहा था, सब का सब खा रहा था। जब चारों सिरियां उस मासूम ने खा लीं तो उसके बाद वो जितना बड़ा बर्तन था उसके अंदर जितना ज़्यादा शोरबा था वो सारा का सारा शोरबा भी वो पी गई। ये बहुत हैरान कौन था, एक 1.5 साल की बच्ची 4 बकरे की सिरियां और बहुत ज़्यादा शोरबा अकेले खा गई थी और शोरबा पी गई थी। लेकिन हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब अभी तक मुसलसल पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ना बंद नहीं किया था, क्योंकि ये मंजर तो मियाँ बीवी ने देख लिया था कि उनकी बच्ची ने वो सारी सिरियां खा रही हैं, लेकिन पढ़ने वाले ने अभी तक पढ़ाई बंद नहीं की थी। पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, यहाँ तक कि आज बीवी ने भी अपनी आंखों से देख लिया 4 पुजारी लंगोट बांधे हुए, हाथों में तस्बियां लिए हुए, बिल्कुल ऐसे सामने जैसे गायब से बंदा सामने आ जाता है, इसी तरह बिल्कुल सामने आ गए।
बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे जाहिर से हो गए, जैसे छुपे हुए थे और उन्होंने अपने आप को जाहिर कर दिया। और गुस्से की सी आवाज़ में हाजी रमज़ान से मुखातिब हुए, क्यों बुलाया है हमें यहाँ पे? और उसी वक्त हाजी मोहम्मद रमज़ान ने जो पढ़ रहे थे पढ़ना बंद किया और कहा, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे बुलाया है, कुलसूम को आज़ाद कर दो, इसका पीछा छोड़ दो। वो जिन्नात बोले, ये हमारी बच्ची के साथ खेलती है, हमारी बच्चियां इससे मानूस हो गई हैं, इसलिए अगर हम इसको अलग करेंगे तो हमारी बच्चियां डिस्टर्ब हो जाएंगी, हम इसको अलग नहीं कर सकते, ये हमारी बच्चियों के साथ ही खेलेगी। हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब ने कहा, तुम जानते हो ये इंसान की है, इंसान की औलाद है, मट्टी से बनी है, और तुम जिन हो, आग से बने हो। आग और मट्टी का कैसा मिलाप, कैसा खेल, कैसी वाबस्तगी। जब खुदा ने इनके बीच में एक पर्दा रख दिया है तो तुम कैसे इस पर्दे को तोड़ सकते हो? वो बशर की औलाद है और तुम आग से बनी हुई मखलूक, इसलिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, जो हुक्म शरीयत का हुक्म है, जो कुरान का हुक्म है, जो मेरे अल्लाह का हुक्म है, इंसान और जिन्नात इकट्ठे नहीं रह सकते, उनके बीच में पर्दा है, तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम जानते हो मैं अपने इल्म की ताकत से तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। तुम्हें बुलाने का मतलब यही है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। यहां पे तुम गलत हो, बशर ने कोई गलती नहीं की, इसलिए बेहतर है तुम इस बच्ची को छोड़ दो और उस घर को भी तुम छोड़ दो। वो घर अब इंसानों का घर है, इंसानों ने खरीदा है। उन्होंने कहा हमारा वो आबाई घर है, हम बहुत अरसे से वहां पे रह रहे हैं। तो हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब ने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बहुत सारी जगह बनाई हैं जहां पे तुम रह सकते हो। जो जगह इंसान के लिए बनाई गई है वहां पे इंसान ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जंगल में वो घर बना हुआ है और तुम्हारी वो रिहाइश थी और इंसान ने वहां पे कब्जा कर लिया। अब वहां बहुत इर्द गिर्द आबादी हो चुकी है, अकेले तुम ही वहां पे रह गए हो उस शहर में। और भी तुम्हारी तरह के थे जो वहां पे रहते थे, जब आबादी बढ़ना शुरू हुई तो वो उसको छोड़ के चले गए हैं, तो इसलिए तुम्हें भी छोड़ के जाना चाहिए। अगर बाकी भी आबाद होते हो, ना गए होते, तो मैं तुम्हें भी कहता ना जाओ। जब बाकी चले गए हैं तो तुम्हें भी उस जगह को छोड़ना होगा। उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, हम जानते हैं आपको अल्लाह ने बहुत इल्म दिया है और आप अपने इल्म की ताकत से हमें निकाल सकते हैं। ठीक है, हम जाने को तैयार हैं। फिर आप एक काम कीजिए, इनसे कहिए ये कलसूम को लेके उसी कसूर वाले घर में पहुँचें, यही जो आपने अभी खाना हमें दिया था, एक दफ़ा फिर से हमें इस खाने का एहतमाम करके दें, 50 रोटियां दें और एक पूरा देज का हलवे का भर के दें। हाजी मोहम्मद रमज़ान से आपने कहा, ठीक है, अच्छा किया तुमने, कम चीज़ मुझसे मांगी जो मैं देने को भी तैयार हूं, इससे ज़्यादा मांगते तो मैं तुम्हें कुछ भी ना देता, और तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करता। तुमने मेरे इल्म की ताकत को जानते हुए उतना मांगा जो जायज़ है, जो मैं देने को भी तैयार हूं। ठीक है, तुम जाओ, हम तुम्हें देने को पहुंच जाएंगे। वो चारों वहां से चले गए। जो एक पुजारी का रूप धारे हुए थे वो असल में जिन्नात थे। हाजी मोहम्मद रमज़ान साहब ने कहा उन दोनों को, मियाँ बीवी को, परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, और यही जो हमने खाना दिया था वो कलसूम ने नहीं खाया, जो कलसूम के अंदर था उसने खाया। रात सुकून से सो, कल हम तुम्हारे घर चलेंगे। रात उन्होंने वहीं पे गुजारी। रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अगले दिन वो सारे रवाना हुए। बच्चों को उन्होंने, हाजी मोहम्मद रमज़ान ने अपनी बीवी के हवाले किया, अब्दुल सत्तार के बच्चों को भी उनके हवाले किया। कलसूम, उसकी माँ, उसका बाप और हाजी मोहम्मद रमज़ान वहाँ से रवाना हुए, पाक पत्तन के उसी घर पहुँचे। हाजी अब्दुल सत्तार की बीवी से कहा, रोटियां मैं बाहर से ले आऊँगा, तुम 4 सिरियाँ जो हम लेके आते हैं ये पका के दो। वो उसी तरह काले बकरे की 4 सिरियाँ ढूंढ के लाए और उनको पकाने के लिए कहा। उन्होंने बड़ा सा एक देज का चढ़ाया और उसी तरीके शोरबा और 4 काली बड़ी सिरियाँ उन्होंने पकाई। 50 रोटियां और हलवे का जो वो सामान लेके आए, एक पूरा देज का हलवे का बनाया गया। जब वो चारों सिरियाँ, हलवा और 50 रोटियां बाहर से लेके आ गए तो उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करते करते आवाज़ आई, ये सारा सामान लेके अंदर आ जाए। हाजी अब्दुल सत्तार की बीवी वहीं पे मौजूद रही।
कलसूम भी अपनी माँ के पास रही। वो सारे देज के रोटियां, वो सिरियाँ, वो हलवा लेके मोहम्मद रमज़ान और अब्दुल अंदर उसी कमरे में दाखिल हुए जो स्टोर टाइप था। आज सामने कोई भी नहीं था, सिर्फ आवाज़ आई थी। आवाज़ आई, इसको ज़मीन पे रख दीजिए। उन्होंने ज़मीन पे वहीं पे रख दिया और कहा अब आप बाहर जाइए और कुलसूम को अंदर भेज दीजिए। हाजी अब्दुल के लिए बहुत खौफनाक जुमला था, क्योंकि अब वो इस सामान के साथ फरमाइश कर रहे थे कुलसूम को भी अंदर भेज दे। तो उसने अपने बड़े भाई की तरफ यूं देखा परेशान सी निगाहों के साथ कि ये क्या कह रहे हैं। तो भाई ने आंख बंद करके यूं सर हिलाया कि परेशान मत हो, मैं हूं ना, मुंह से कुछ भी ना कहा। और कुलसूम को लेके वो आए और उन्होंने कुलसूम को कहा जाओ बेटा अंदर जाओ। कुलसूम खामोशी से अंदर चली गई। बाप बहुत बेचैन था, बहुत तड़प सा रहा था, डर सा रहा था। आज खुद अपने हाथ से उसी कमरे में अपनी बेटी को भेज के खड़ा था जिस कमरे में वो पहले निकली थी। जब वो ढूंढते रहे थे, पूरे घर में नहीं थी, तो उसी कमरे से वो बरामद हुई थी। अब तो बात खुल गई थी, आया थी कि इस कमरे में जिन्नात का बसेरा है। आबाओ अजदाद यहाँ रहते थे, नस्ल दर नस्ल वो यहाँ पे रहते हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं जिसके साथ ये बेटी खेलती है। और अभी वो बेटी अंदर गई हुई अकेली, और कमरा उन्होंने बंद कर दिया था। सामान वो खाने पीने का अंदर था और दरवाज़ा बंद था। बाप बेचैन था, लेकिन मोहम्मद रमज़ान भाई को हौसला दे रहा था कि परेशान मत हो, मैं हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और कुलसूम दरवाजे से चलती हुई बाहर आ गई। मोहम्मद रमज़ान ने भाई को इशारा किया जैसे कह रहा हो मेरे पीछे आओ। वो दोनों दोबारा से उस कमरे में अंदर दाखिल हुए तो अंदर बर्तन तो मौजूद थे, लेकिन वो सब का सब जो कुछ हलवा, 4 सिरियाँ, शोरबा और 50 रोटियां अंदर मौजूद थीं, अब वो ख़त्म हो चुका था, कोई खा गया था। वहीं पे दोबारा खड़े होकर मोहम्मद रमज़ान ने पढ़ाई शुरू की और उसके बाद पूरे कमरों पे, दीवारों, पूरी दीवारों पे, हर जगह पे पढ़ते गए, फूंक मारते गए। पानी का जग मंगवाया उन्होंने, उस पूरे पानी के जग के ऊपर पढ़ते रहे, दम करते रहे, पढ़ते रहे, दम करते रहे। और जब वो पानी पढ़ लिया उन्होंने तो उसके बाद पूरे घर के ऊपर छींटे मारते रहे, छींटे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे। पूरे घर के छींटे मारते मारते, उसी छोटे कमरे से छींटे मारते मारते, दोनों कमरे में छींटे मारते, बाहर सहन में आ गए। सहन में भी दीवारों पर छींटे मारते मारते मेन दरवाज़ा था जहाँ से दाखिल होते थे, वहाँ तक वो आए और वहीं पर खड़े होकर उन्होंने अजान दी। और उसके बाद अपने भाई से कहा मुबारक हो तुम्हें, वो मखलूक इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है। आज के बाद वो इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। मियाँ बीवी के लिए और इससे खुशी की बड़ी बात क्या हो सकती थी कि जो उनका घर था, जो इस खौफ में मुब्तला हो गए थे कि हमने एक ऐसे घर को ख़रीद लिया जो जिन्नात का बसेरे वाला घर है, हमारी तो लुटिया ही डबो दी गई। अब वो खुश हो गए थे कि हमारा घर अब फिर से क्लियर हो गया है, हम अपने बच्चों के साथ यहाँ पे रह सकते हैं। 1-2 दिन उन्होंने आओ भगत की अपने बड़े भाई की, वो वहीं पे रहे और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ा भाई इजाज़त लेके अपने घर मुल्तान रवाना हो गया। वो भी उनके साथ गए और अपने बच्चों को लेके वापस आ गए। भाई को भी मुल्तान छोड़ के आए और अपने जो बच्चे उनके थे वो भी वहाँ पे लेके आए। उसके बाद कुछ दिन तक हाजी अब्दुल वहीं पे रहा ताकि फिर कोई मसला, कोई बात हो तो अपने भाई को बता सके। लेकिन उसके बाद वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं हुआ, घर बिल्कुल क्लियर हो गया। मासूम कुलसूम भी कोई ऐसी हरकत करती नज़र नहीं आई जिससे वो शक में पड़ते या परेशान हो जाते। हालात बिल्कुल उनको नॉर्मल नज़र आए। उसके बाद उसने अपनी बीवी से इजाज़त ली कि अब मुझे वापस प्रदेश काम के सिलसिले में फिर से जाना होगा और जल्द ही अब इस तरह वापस लौटूंगा कि अब मैं मुस्तकिल वापस आ जाऊंगा। जो वहाँ पे पैकअप करना है, खुदा हाफिज़ करना है, जो मेरे लेन देन है, वो सारा क्लियर करके मैं जल्द ही पाकिस्तान अपने मुल्क वापस आ जाऊंगा और हम हंसी खुशी रहेंगे। और ऐसा ही हुआ, वो गया, कुछ अर्सा उसने वहाँ पे गुजारा और उसके बाद वापस आया और अपनी फैमिली के साथ कसूर के उसी घर में रहते रहे। उसके बाद दोबारा उस घर में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। एक सबसे ख़ास बात इस स्टोरी की, पानी के ऊपर दम किया और उसके बाद उसी छोटे कमरे की हर दीवार के ऊपर छींटे मारे, छत पे, ज़मीन पे, दीवारों पे, कोनों पे, साथ वाले कमरे में, बड़े कमरे में, बाहर और दरवाजे में खड़े होके अजान दी। ये भाई अमल भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, सेम यही अमल। पानी दम करना है, छींटे मारने हैं और उसके बाद दरवाजे के जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बिल्कुल बीच में खड़े होके अजान देनी है।
अजान का मतलब होता है आपने लॉक लगा दिया, हसार खींच दिया पूरे घर का, कि जब आप पानी के छींटे मारे होते हैं तो जो भी असरात होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, बुरे असरात होते हैं, जो मखलूक होती है वो बाहर भागती है। जब घर क्लियर हो जाता है, जब आप अजान दे देते हैं, तो उसके बाद लॉक लगा दिया जाता है उस घर को, उसके अंदर दोबारा कोई मखलूक दाखिल नहीं हो सकती। यही अमल, यही वजीफ़ा भी मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, घर को क्लियर करके लॉक करने का। तो ये थी सच्ची कहानी जो जी मैंने आज आपको सुनाई। आपकी भी जितनी कहानियाँ हैं आप मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह इसी ऑफ कैमरा स्टोरी में उनको मैं शामिल करूँगा। लास्ट में जिस तरह हमेशा मैं आपको बताता हूँ अपना नंबर, वो इसलिए बताता हूँ कि जो नए लोग हैं वो कहानी भेजना चाहें तो फौरी तौर पे मेरा नंबर उनको पता लग जाए। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है +92 313 6655500। मैं रिपीट कर देता हूँ, +92 313 665500। और जो पाकिस्तान से मिलाएंगे वो डायरेक्ट नंबर मिलाएंगे 0313665500। आप वॉइस मैसेज में भी स्टोरी मुझे सेंड कर सकते हैं, लिख के भी सेंड कर सकते हैं। आप वॉइस मैसेज में भेजें तो आपने वॉइस मैसेज को तब तक डिलीट नहीं करना जब तक प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए आपकी कहानी। और अगर आप लिख के भेजेंगे रोमन में, हिंदी मुझे नहीं पढ़नी आती, रोमन में लिखें, इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें तो मैं इजीली पढ़ सकता हूँ। तो लास्ट में लफ्ज़ स्टोरी या कहानी लाजमी लिखना है, आखिर में स्टोरी या कहानी लाजमी लिखना है। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी प्रोग्राम में जल्दी शामिल हो जाएगी। आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।